नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, नई कहानी है जिसको हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों सुमन के लिए अनपढ़ होना बना अभिशाप। चलिए दोस्तों, कहानी के इस पहले पार्ट को शुरू करते हैं। अमरपुर, यह राजस्थान का एकदम ग्रामीण अंचल और शहर से काफ़ी दूर बसा हुआ 100 किलोमीटर के दायरे में इसके कोई शहर नहीं। गांव से बाहर जाने के लिए पूरे दिन में कोई 1 या 2 बार टेम्पो चलता है। आज भी बस एक बस ही चलती है, सुबह 5:45। उसके बाद कोई साधन नहीं। अगर कहीं जाना है तो या तो पैदल जाओ या फिर पर्सनल व्हीकल से। इस गांव में अभी अभी वर्तमान में सिर्फ एक मिडिल स्कूल है। पहले के समय में सिर्फ एक ही प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, जहाँ पर शिक्षित और संभ्रांत परिवार के बच्चे ही पढ़ते थे। नहीं तो गांव के लोगों का शिक्षा से कोई वास्ता नहीं था। गांव के लोगों का प्रमुख काम सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करना, लकड़ियां इकट्ठा करना, खेती करना, जानवर पालना, उन्हें चराने ले जाना, उनकी यही दिनचर्या थी। स्कूल जाना, पढ़ना, लिखना, इन सब के बारे में तो जैसे कोई उन सबको सरोकार ही नहीं था। गांव के लोग अपने बच्चों को भी बहुत कम ही स्कूल भेजते थे। अगर स्कूल जाते थे तो सिर्फ लड़के। वे सिर्फ अपने लड़कों को ही स्कूल भेजते थे, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। लड़कियां घर का काम करती थी। धीरे धीरे समय के साथ गांव में भी थोड़ा विकास हुआ। इस वजह से इस गांव से 5 किलोमीटर दूर एक हाई स्कूल भी खुल गया था, जहां अब जागरूक लोग अपने लड़कों को पढ़ने के लिए भेज देते थे। कहानी उस समय की है जब बालिका शिक्षा पर जोर नहीं दिया गया था। गांव के लोग अपनी लड़कियों को बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजते थे और घर के काम करवाते थे। अगर किसी के घर की लड़की स्कूल जाती तो हफ्ते में केवल 1 या 2 दिन, फिर महीनों तक स्कूल जाती ही नहीं थी। सुमन, जिसकी उम्र आज के दिन 40 वर्ष है, सामान्य कद काठी की एक अनपढ़ महिला है। गांव के पहनावे के हिसाब से वह हमेशा घाघरा चोली ही पहनती है। हाथ में भर भर के कांच की चूड़ियां और मांग में लंबा सिंदूर भरती है। सुमन की शादी दूसरे गांव के एक सामान्य कृषक परिवार में लगभग 20 साल पहले हुई थी। उसके पति का नाम सुभाष है। सुभाष हमेशा धोती या फिर पैजामा और कुर्ता पहनते थे। कभी अगर कहीं जाना हो तो ही पैंट शर्ट पहनते थे। सुमन बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। वह कभी भी स्कूल नहीं गई थी। उसे अक्षर ज्ञान भी नहीं था। लेकिन अनपढ़ लोग भी रुपए पैसों के लेन देन कर लेते हैं। वह हिसाब किताब अपने मन से कर लेती थी। सुमन के माता पिता ने उसका रिश्ता एक अच्छा सा लड़का देखकर करवा दिया और फिर उसकी शादी भी करवा दी। अब सुमन अपने ससुराल आ गई। ससुराल में उनके भरा पूरा परिवार था, जिसमें उसके सास ससुर थे, 2 देवर थे, 2 ननद थी। शोभा घर की सबसे बड़ी बहू थी। सुमन के पति थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे और दोनों देवर छोटे थे, दोनों पढ़ रहे थे। उनके पति के बाद 2 ननद थी। एक की शादी उसकी शादी के साथ ही हुई थी। एक ननद घर में थी। वह प्राइमरी कक्षा तक पढ़कर पढ़ाई छोड़कर घर में अपनी माँ के काम में हाथ बटाती थी। जब सुमन शादी होकर आई तब उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी और उसके पति की उम्र लगभग 20 वर्ष। सुमन घर के और खेती के कामों में दक्ष थी और सभी काम बड़ी आसानी से कर लेती थी। उसने धीरे धीरे अपने घर परिवार और बाहर की जिम्मेदारी भी संभालना शुरू कर दी थी। उसके सास ससुर उससे बहुत खुश थे। वह खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। उसके दोनों देवर उससे बहुत खुश रहते थे और उनके हाथों के बने खाने को पसंद करते थे। सुमन का मायका बहुत अंदर गांव में था। वह बहुत ही कम घर से बाहर जाती थी और सिर्फ घर में ही रह जाने के कारण वह हिंदी बोलना भी नहीं जानती थी। वह सिर्फ स्थानीय भाषा ही बोलती थी। हालांकि सुमन के ससुराल में भी देसी भाषा ही बोली जाती थी, लेकिन कहीं बाहर आने जाने पर खासकर पुरुष हिंदी में भी बात करते थे। धीरे धीरे ससुराल में सबके साथ रहते रहते उसे हिंदी भाषा
समझ तो आने लग गई थी, लेकिन अभी भी वो हिंदी भाषा बोल नहीं पाती थी। हिंदी को समझकर सबका जवाब वो देसी भाषा में ही देती थी। गांव में ही सुमन के ससुराल वालों के रिश्तेदार रहते थे। सुमन के ससुर के भाइयों का परिवार भी उसी गांव में था, लेकिन थोड़ा दूर दूर था। सुमन के चाचा ससुर के एक बेटे की शादी तय हुई थी। लड़की पास ही के गांव की थी, वह भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। सुमन के देवर की शादी थी। वो अपने देवर की शादी में बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। वह घर के सदस्यों के सभी कामों में हाथ बटा रही थी। पहले के समय में शादी ब्याह में घर की महिलाएं भी खाना बनाती थी। परिवार के किसी की भी शादी होने पर घर परिवार की महिलाएं इकट्ठा होकर शादी के लिए सारे काम निपटाने लगती थी, जैसे गेहूं साफ करना, लकड़ी लाना, दोना पत्तल बनाना इत्यादि की तैयारियां भी महिलाएं ही कर लिया करती थी। शादी वाले दिन दाल, सब्जी, चावल, पूरी इत्यादि बनाने और खिलाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं की होती थी। आस पड़ोस के घर की महिलाएं मिलकर सभी काम करते तो काम आसानी से निपट जाता। सुमन के काका ससुर के घर में शादी थी। शादी में सुमन और बहुत सारी महिलाओं ने मिलकर खाना बनाया। खाना खाते समय सभी लोगों ने उनके हाथों से बने खाने की बहुत तारीफ करते नहीं थकते थे। सुमन की चाची सास, सुमन खानों तो बहुत स्वाद बनावे है। सुमन की सास, हाँ भाण, मेरा घर में भी सब उसके हाथ की बनी सब्जी को बहुत चाव से खाते हैं। सुमन की सास, वो मारो श्रवण अपनी भाभी के पीछे पीछे घूमता रहता है और कुछ ना कुछ बनाने के लिए ही कहता है। सुमन की सास और चाची सास के बीच बातचीत चल रही थी। तभी वहाँ पर सुमन आती है और अपनी सास से कहती है, माँ, मैं घर जा रही हूँ, थोड़ा बाजार जाना है। सुमन की सास, किसके साथ जाएगी? सुमन, सुनीता और मैं दोनों जाएंगी। चूड़ी बिंदी ये सब खरीदना है। सुमन की सास, हाँ जाओ। उसके बाद सुमन अपनी ननद सुनीता के साथ बाजार जाती हैं और दोनों के लिए चूड़ी बिंदी और श्रृंगार का सामान खरीद कर लाते हैं। शादी वाले घर में सारी रस्म हो रही थी। बारात भी निकलने वाली थी। सुमन की शादी को 1 साल पूरा हो चुका था। उसके अभी कोई बाल बच्चे नहीं थे, तो वह बिल्कुल फ्री ही थी। वह सुनीता के साथ बारात में चली जाती है और सुबह दुल्हन को विदा कराकर सबके साथ वापस जाती है। सुमन की देवरानी जो कि दुल्हन थी, वह भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी और वह थोड़ा बहुत हिंदी भी बोलती थी। शादी के बाद देवरानी आने पर सुमन और उसकी देवरानी की अच्छी दोस्ती हो गई। सुमन उसके घर जाकर घंटों उसके संग गप्पे मारती थी। वह थोड़ी शहरी थी। देखते देखते समय बीतने लगा। 3-4 महीने बाद सुमन के पाँव भारी हुए। वह माँ बनने वाली थी। जब उसकी सास ससुर को यह बात पता चली तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे बाहर के काम जैसे कि खेत में जाना आदि काम करने से मना कर दिया। उसके पति सुभाष भी कहते थे कि तुम ज़्यादा बाहर का काम मत किया करो, लेकिन सुमन को काम करने की आदत थी। वह काम करती रहती थी। वह कहते हैं ना, जिसको काम की आदत होती है उसे आराम करना नहीं सुहाता है। बस यही हाल सुमन के साथ भी था। धीरे धीरे समय बीता जा रहा था। जैसे कि गांव में महिलाओं की आदत होती है कि वह आराम नहीं करती, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम करती ही रहती हैं और अपने डिलीवरी के समय आते तक वह घर के काम करना नहीं छोड़ती। यही पूरा हाल सुमन का भी था। वह भी घर के सारे काम करती थी। सास और ननद सुनीता भी घर के काम में सुमन के मदद करते रहते थे, लेकिन सुमन की जिम्मेदारी ज़्यादा थी घर में। निश्चित समय आने पर सुमन ने एक बेटे को जन्म दिया। सुमन के पति और सास बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए वारिस जो मिल गया था। इसी बीच सुनीता के लिए एक रिश्ता आया। यह रिश्ता सुनीता के घर में सभी को बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। अब सुनीता की शादी भी होने वाली थी। घर में तैयारियां होने लग गई। शादी की तैयारियां सुमन बेहतर तरीके से करवा रही थी। साथ ही
खुद भी कर रही थी। सुमन अपनी ननद के लिए दहेज का सामान खरीदने के लिए भी उसके साथ जाती थी। सुमन के गांव से शहर काफ़ी दूर था। सुमन बाजार बहुत कम गई थी, लेकिन घर में अपनी ननद की शादी की खरीदारी के सिलसिले में उसे शहर जाना पड़ा। सुमन, सुनीता और अपने पति सुभाष के साथ शादी की खरीदारी करने के लिए शहर में गई थी। शहर की भीड़-भाड़ और चकाचौंध से वह थोड़ा घबरा भी रही थी। वह अपने पति का हाथ पकड़कर ही सड़क पार कर रही थी। लेकिन फिर उन तीनों ने मिलकर सुबह से शाम तक सुनीता के लिए कपड़े, गहने, बर्तन और भी बहुत सारी आवश्यकताएं का सामान खरीदा। साथ ही मेहमानों और रिश्तेदारों को देने के लिए कपड़े और शादी में लगने वाले सारे सामानों की अधिकांश खरीदारी भी एक ही दिन में उन्होंने कर ली थी। बाकी बचे पैसों को सुभाष ले आया करता। धीरे धीरे सुनीता की शादी का समय नज़दीक आ रहा था। घर में मेहमान आने लगे थे। सभी लोगों के खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था सुमन करवा रही थी। साथ ही घर में अकेली बहू होने की वजह से सुमन और भी बहुत सारे काम करने में अकेली पड़ जाया करती थी। फिर भी वह पूरी कोशिश कर रही थी। शादी वाला दिन भी आ गया। घर मेहमानों से भरा हुआ था। साथ ही आसपास के करीबियों और पड़ोसियों का भी खाना पीना उन्हीं के घर में था। घर में काम करने के लिए बहुत सी महिलाएं थीं, लेकिन लेना देना और देख रेख के काम तो घर की महिलाओं को ही करना पड़ता है। तो सुमन भी यही कर रही थी। साथ ही उसका बच्चा भी अभी छोटा था। शादी में सुमन की बड़ी ननद संगीता भी आई हुई थी। वह भी अन्य कामों में सुमन का सहयोग कर रही थी। सुमन के चाचा ससुर की बहुएं भी साथ में मदद करने में लगी हुई थी। घर की महिलाएं काम करते हुए हंसी ठिठोली करते करते सारे काम आसानी से निपटा लेती थी। जैसे कि आज भी गाँवों में प्रथा है, शादी ब्याह होने पर या किसी भी प्रकार के कार्यक्रम होने पर वहाँ सभी लोगों को पंगत में बैठाकर खाना खिलाया जाता है। तो सुमन के घर में भी सुनीता की शादी में यही सब हो रहा था। इस वजह से काम और अधिक बढ़ जाता। तय समय में सुनीता की बारात आई और शुभ मुहूर्त में सुनीता की शादी अच्छे से संपन्न हुई और फिर सुनीता विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब घर में सुमन अकेली पड़ गई। सास भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। बाहरी खेत खलिहान के काम वह संभाल लेती थी। सुमन के दोनों देवर अभी छोटे थे। नीरज 13 साल का था और श्रवण 11 साल का था। उन दोनों को स्कूल भेजने और उनके सारे कामों की जिम्मेदारी अब सुमन के ऊपर ही आ गई थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सुमन फिर से गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक बेटी को जन्म दिया। फिर और समय बीतने के बाद सुमन को एक बेटा और हुआ। अब सुमन के 2 बेटे और 1 बेटी थी और सुमन के देवर भी अब बड़े हो रहे थे। उस समय फ़ोन भी सभी के पास नहीं हुआ करते थे। कुछ एक लोगों के पास ही फ़ोन हुआ करते थे। तो सुभाष के पास भी कीपैड वाला मोबाइल था। उसी से गांव के अधिकतर लोगों के फ़ोन सुभाष के मोबाइल पर ही आया करते थे और वह सब की बात भी करवाता था। एक दिन अचानक सुमन के मायके से खबर आई। सुमन के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो सुमन अपने पति के साथ अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसने अपने बड़े बेटे के को घर पर ही छोड़ दिया था। सुमन अपने पति के साथ मायके चली गई। मायके पहुंचकर सुमन ने देखा कि उसके पिताजी बिस्तर पर पड़े हुए हैं और उनकी अंतिम सांसें चल रही हैं। सुमन को देखकर उसकी माँ बहुत रोने लगी। सुमन भी अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है और उसे चुप कराती है। फिर वह अपने पिताजी के पास आ जाती है और पिताजी की बात करने की कोशिश करती है। पिताजी भी उसे देखते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते, बस चुपचाप पड़े रहते हैं। सुबह से शाम हो गई थी। सुभाष भी सभी से मिल चुका था। वह अपने ससुराल में ससुर के पास बैठा हुआ था। सुभाष के घर में कोई नहीं था। उसके माँ, पिताजी और दोनों भाई और अपने बेटे को छोड़कर वो लोग आए हुए थे। इसलिए सुभाष शाम को ही वापस अपने घर जाने की सोचने लगा।
इस बारे में वह सुमन से कहता है, घर में कोई नहीं है, माँ अकेले परेशान हो जाएगी। मैं घर जा रहा हूँ, तू अभी रुकेगी ना यहाँ? सुमन, हाँ, मैं अभी 2-4 दिन रुकूंगी यहाँ। सुभाष वापस अपने घर चला जाता है। सुमन अपने दोनों बच्चों के साथ वहीं रुक जाती है और अपने पिताजी की सेवा करने लगती है। 2 दिन के बाद सुमन के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। सुभाष को जब ये बात पता चलती है तो वह आता है। काम निपटाने तक वह 2-3 दिन तक वहीं रुकता है, उसके बाद चला जाता है। सुमन अभी वहीं रुकी हुई थी। काम खत्म होने पर वह वापस अपने घर चली जाती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सुमन के तीनों बच्चे अब बड़े हो रहे थे। सुमन का बड़ा बेटा 12 साल का हो गया था, बेटी 10 साल की और छोटा बेटा 8 साल का हो गया था। सुमन के दोनों देवर भी बड़े हो गए थे। बड़ा देवर 22 साल का हो गया था और छोटा देवर 20 साल का। सुमन का बड़ा देवर उसके पति सुभाष के साथ खेती में काम में हाथ बटाता था। वह भी 12वीं कक्षा तक पढ़ लिया था, लेकिन छोटे वाला देवर श्रवण अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी हुई थी और वह कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर लिए थे। सुमन के सास ससुर अब सयाने हो चले थे, उनसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता था और सुमन भी घर और बाहर के सभी कामों में अकेली पड़ रही थी। इसलिए सुमन के सास ससुर ने अपने दोनों बेटों नीरज और श्रवण दोनों के लिए लड़की देखना शुरू कर दी। दोनों भाइयों के लिए आसपास के गांव की ही अच्छे घर परिवार की लड़की देखकर उन दोनों को रिश्ता तय कर दिया और दोनों की शादी भी करवा दी। सुमन की दोनों देवरानियां बहुत ही पढ़ी लिखी थी। घर में 2-2 देवरानियों के आ जाने से सुमन का काम थोड़ा हल्का हुआ। वह अब घर के काम, खाना बनाने इत्यादि में ज़्यादा शामिल नहीं होती थी। वह बाहर के खेत खलिहान के काम ज़्यादा देखती थी। सुमन के अपने बच्चे भी बड़े हो रहे थे। इसी बीच सुमन के छोटे देवर श्रवण की नौकरी लग गई और वह अपने परिवार के साथ नौकरी वाली जगह पर जाकर रहने लगा। अब उनके परिवार में सुमन का परिवार और उसके बड़े देवर का परिवार रहता था। उसके सास ससुर साथ में ही रहते थे। समय के साथ साथ सुमन के दोनों देवरों के परिवार भी बढ़ने लगे। दोनों देवरों के 2-2 बच्चे हो गए थे। सुमन की सास बीमार रहने लगी, वह बिस्तर में पड़ गई। सुमन अपनी सास की बहुत सेवा कर रही थी। साथ ही उसकी बड़ी देवरानी शोभा भी उसके काम में हाथ बटाती थी, लेकिन विधि के विधान के आगे किसी का बस नहीं चलता। और फिर एक दिन उसकी सास सभी को छोड़कर भगवान के पास चली गई। सास के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां बड़ी बहू होने के नाते सुमन के ऊपर आ गई। सुमन के ससुर भी अब सयाने हो चले थे। उनसे भी ज़्यादा खेती बाड़ी का काम नहीं हो पाता था। अब वह भी ज़्यादातर घर में ही रहने लगे थे। उन्होंने अपना काम अपने बेटों सुभाष और नीरज के कंधों पर डाल दिया था। जैसा कि हमारे हिंदू समाज में एक प्रथा है कि मरने के बाद पैतृक की अस्थियों को सहेज कर रखा जाता है और उन अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो सुभाष ने भी अपनी माँ की अस्थियों को सहेज कर घर के आंगन में जमीन में दबा कर रखा था। अपनी माँ के क्रियाक्रम का काम खत्म होने पर श्रवण वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया था। वह कभी कभी अपने घर में पिताजी से और भाइयों से फ़ोन पर बात कर लिया करता था। एक दिन सुभाष के मोबाइल पर फ़ोन आता है। सुभाष उस वक्त घर से बाहर था। उसका फ़ोन बज रहा था तो सुमन देखती है, लेकिन उसे फ़ोन पिक करना नहीं आता था। कोई फ़ोन उठा करके देने पर वह बात करती थी, लेकिन खुद से फ़ोन उठाना, बात करना उसे बिल्कुल भी नहीं आता था। और उसने कभी इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत भी नहीं समझी, क्योंकि उसे हमेशा यह लगता था कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में सभी रहते हैं, कोई ना कोई मदद तो कर ही देंगे। समय बीत रहा था। सुमन के बच्चे भी अब बड़े हो चले थे। बड़ा बेटा 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर चुका था। वह आगे पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी। वह अपने पिताजी के साथ खेती के काम में हाथ बटाने लगा था। साथ ही उसने खाद बीज की शॉप भी खोल दी थी। सुमन की बेटी भी अभी पढ़ रही थी।
सुभाष ने अपने बेटों और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों को स्कूल की शिक्षा दी। सुमन की बेटी अब 16 साल की हो चुकी थी। छोटा बेटा आलोक अभी पढ़ रहा था, वह पढ़ाई में ठीक ठाक था। इसी बीच सुमन के ससुर की भी तबीयत खराब रहने लगी और वह भी ज़्यादा दिन अपने बहू बेटों के साथ नहीं रह पाई और एक दिन उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। घर के दोनों बुजुर्गों के चले जाने से सुमन और सुभाष बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्हें अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। जैसा कि संसार का नियम है, जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है, तो इस बात से वह अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। अब वह दोनों ही घर के मुखिया बन गए थे। सुभाष ने अपने पिताजी की अस्थियां भी सहेज कर रख दी थी। पिताजी की मौत के 2 महीने के बाद उसने अपने दोनों भाइयों को घर में बुलाया। घर के सभी सदस्य साथ में बैठे हुए थे और सुभाष ने कहा, माँ बाबूजी दोनों की अस्थियां रखी हुई हैं, अब उनको इलाहाबाद जाकर विसर्जित करना है। तुम दोनों का क्या कहना है? नीरज, हाँ भैया, कब जाना है बताइए, फिर हम जाने की तैयारी करेंगे। सुभाष, मैं सोच रहा हूँ अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी में जाने से ठीक रहता, बाद में गर्मी बढ़ जाएगी। नीरज, हाँ भैया, आपने ठीक सोचा है। श्रवण, हाँ भैया, यह ठीक रहेगा। सुभाष, तो बताओ हम लोग कौन कौन जाएंगे? श्रवण, भाई मुझसे नहीं होगा जाना, छुट्टी नहीं मिल पाएगी, आप लोग दोनों चले जाइए। सुभाष, ठीक है। सभी लोगों ने आपस में मिलकर बैठकर अपने माता पिता की अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम और जाने का दिन तय कर लिया। अस्थि विसर्जन जाने के लिए सुभाष के दोनों चचेरे भाई, एक भाभी स्वयं सुभाष, उसकी पत्नी सुमन, सुभाष का छोटा भाई नीरज, सुभाष के छोटे भाई श्रवण की पत्नी नीलम और सुभाष की एक बहन संगीता भी जाने को तैयार थे। इतने लोगों के इलाहाबाद जाने के कार्यक्रम की स्वीकृति बनी। सभी लोगों ने अपने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी। इलाहाबाद की ओर निकलने के दिन नज़दीक आ रहे थे। वापस आने पर घर में पूजा पाठ, कथा, पूजा और गंगा भोज इत्यादि की तैयारियां भी उन लोगों ने कर ली थी और सारी तैयारियां करके वे अपने माता पिता की अस्थियां लेकर सोमवार के दिन जाने वाले थे। तो रविवार के दिन ही सुभाष की दोनों बहनें संगीता और सुनीता अपने भाई के घर आ गई थी। दूसरे दिन सुबह 9 बजे के आसपास सभी लोग बस स्टैंड पर पहुंच गए। उनके गांव से बस स्टैंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी। बस स्टैंड से बस में बैठकर वो लोग रायपुर के लिए निकले। उनके गांव अमरपुर से दिल्ली की दूरी लगभग 150 किलोमीटर थी। वे लोग दोपहर में दिल्ली पहुंच गए और वहां पर उन लोगों ने दोपहर का खाना खाया और शाम को उनकी इलाहाबाद के लिए ट्रेन थी। ट्रेन से टिकट उन लोगों ने करवा ली थी। शाम की ट्रेन में बैठने पर वह लोग दूसरे दिन शाम तक इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। इलाहाबाद पहुंचने पर वो लोग सबसे पहले वहां पर पंडित जी से मिलते हैं और दूसरे दिन अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम के लिए पंडित जी से बात कर लेते हैं। वे लोग सभी लॉज में रुकने के लिए बुकिंग करवा लेते हैं। सभी लोग लॉज में आराम करते हैं और खाना वाना खाकर जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि सुबह उन्हें जल्दी उठना था और पूजा पाठ करवाकर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम करवाना था। आज सुमन की आंखों में नींद नहीं थी। वे लोग जब पहली बार घर से इतनी दूर आए थे और ट्रेन में बैठने का अनुभव तो सभी का लगभग पहला अनुभव ही था। फिर भी इतने सारे लोग एक साथ थे तो सभी एक दूसरे के सहारा बने हुए थे। सभी एक दूसरे के साथ ही थे, इसलिए उन्हें इस बात की ज़्यादा फिक्र नहीं थी। इधर घर में सुमन के तीनों बच्चे और नीरज की पत्नी और दोनों बच्चे घर पर ही थे। श्रवण अपने बच्चों के साथ शहर में था। श्रवण की बीवी नीलम भी सुमन के साथ आई थी। इलाहाबाद पहुंचने पर सुभाष ने घर में फ़ोन करके इतला दे दी कि हम लोग सकुशल पहुंच गए हैं और उन्होंने घर के परिवार के लोगों का भी कुशल क्षेम पूछ लिया था। इधर सभी महिलाएं एक ही कमरे में रुकी हुई थी।
और सभी पुरुष दूसरे कमरे में रुके हुए थे। रात में बातचीत करते हुए वो सभी सो जाते हैं। अब सुबह जल्दी उठकर 8 बजे तक तैयार होकर वो लोग पंडित जी के साथ त्रिवेणी संगम में पहुंच जाते हैं और वहां पर अर्थी विसर्जन के लिए पूजा पाठ की तैयारियां शुरू करवाते हैं। लगभग 2 घंटे की पूजा पाठ के बाद सुभाष और नीरज दोनों ने मिलकर अपने माता और पिता दोनों की अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया और अपने माता पिता से अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद सभी लोगों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उसके बाद वो लोग वापस लॉज में आते हैं और तैयार होकर खाना खाने के लिए होटल चले जाते हैं। खाना खाने के बाद शाम को वे लोग बिल्कुल फ्री थे, इसलिए उन सभी ने वहाँ पर एक टूरिस्ट बस बुकिंग करवाकर आसपास के स्थानों पर घूमने का प्लान बनाया। सुमन तो घर से पहली बार निकली थी, उसका तो आश्चर्य से ठिकाना ही नहीं था और उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। एक प्रकार से डर भी लग रहा था। लोग साथ में थे तो डरने की वैसे कोई बात भी नहीं थी। दूसरे दिन वो लोग वहीं रुके हुए थे और आसपास के मंदिरों के दर्शन करते हैं और एक दिन और रुककर वापस आसपास के सभी क्षेत्रों और मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो लोग ट्रेन में बैठकर वापस घर आने के लिए निकल पड़ते हैं। वापसी में सभी बहुत खुश थे। सभी लोगों ने अपने घर परिवार के लोगों के लिए बहुत सारा सामान खरीद कर ले लिया था। औरतों की खरीदारी तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। उन लोगों ने भी बहुत सारे सामान खरीद लिए थे। दिन का समय था, ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। वो लोग जनरल बोगी में बैठकर सफ़र कर रहे थे। सभी लोगों को एक ही बोगी में जगह मिल गई थी। वे निश्चित होकर आराम से बैठ जाते हैं और कुछ लोग तो सोने भी लगते हैं। कुछ देर बाद एक स्टेशन आता है, टापरी जंक्शन। वहाँ पर ट्रेन रुकती है। जैसे कि गांव के लोगों की आदत होती है कि वो लोग बार बार पाउडर वाले मंजन इत्यादि से बार बार मुंह साफ करते हैं, तो सुमन को भी यही आदत थी। वह भी मंजन लेकर रेलवे शौचालय के पास बने वॉश बेसिन में जाकर मंजन घिस रही थी। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। बहुत सारे लोग बोगी में चढ़ रहे थे। वॉश बेसिन के दोनों साइड में दरवाज़ा था। बहुत सारे लोगों को चढ़ता देखकर सुमन सहसा दूसरे दरवाजे से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन के चलते हुए देखकर सुमन परेशान हो जाती है और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन चढ़ नहीं पाती। थोड़ी देर में ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है और सुमन वहीं प्लेटफॉर्म पर रह जाती है। सुमन के परिवार वालों को बिल्कुल भी भान नहीं था कि सुमन स्टेशन पर छूट गई है। वे सोच रहे थे कि वह शौचालय की तरफ है। टापरी जंक्शन में चढ़ने वाले सभी यात्री बोगी में खाली जगह देखकर बैठने लगते हैं। उसके बाद सुभाष नोटिस करता है कि सुमन अभी तक वापस नहीं आई, तो वह अपनी बहन संगीता से पूछता है कि सुमन कहाँ है। संगीता, भाभी मंजन करने गई हुई है। सुभाष, लेकिन उसको गए हुए तो बहुत देर हो गया है, अभी तक वो आई क्यों नहीं। संगीता, हाँ, मैं देखने जा रही हूँ। संगीता रेलवे शौचालय की ओर जाती है और वहाँ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था और शौचालय का दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। संगीता बहुत घबरा जाती है और जल्दी से जाकर अपने भाई सुभाष से कहती है, भैया, भाभी उधर नहीं है। संगीता की बात सुनकर सुभाष परेशान हो गया। नीरज भी साथ में ही बैठा हुआ था। वह भी परेशान हो जाता है और कहता है, मैं देख कर आता हूँ। फिर नीरज भी उठकर रेलवे शौचालय की तरफ जाता है। वह इधर उधर देखता है, भीड़ में भी अपनी भाभी को देखकर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सुमन भाभी कहीं भी नज़र नहीं आई। फिर वह आगे की बोगी की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ पर भी जाकर देखता है कि कहीं भाभी गलती से उस तरफ जाकर तो नहीं बैठ गई। लेकिन वह काफ़ी दूर तक जाकर वापस आता है, तो भी उसे उनकी सुमन भाभी कहीं दिखाई नहीं देती। फिर वह वापस आकर अपने भैया के पास बैठता है। तब तक सुभाष बहुत परेशान हो रहा था। वह भी इधर उधर वहाँ तक नीरज के पीछे पीछे गए थे, लेकिन वो वापस आ गए थे। अब तक नीरज भी वापस आ चुका था। नीरज वापस आकर कहता है, भैया, मैं दूसरी बोगी तक भी जाकर आया हूँ, भाभी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। सुभाष भी अपनी पत्नी सुमन को ना पाकर बहुत घबराया हुआ था।
और नीरज की बात सुनकर वो धम से अपनी सीट पर बैठ जाता है और परेशान हो जाता है। कहता है, अब मैं सुमन को कहाँ ढूंढूं? कहाँ चली गई है वो? सुमन के परिवार वाले सभी बहुत परेशान हो रहे थे कि सुमन कहाँ चली गई। नीलम, जो कि सुमन की छोटी देवरानी है, हो सकता है भाभी नीचे उतर गई होगी। नीलम की बात को सुनकर सुभाष के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। वह बहुत घबरा जाता है और कहता है, हाँ, ये भी हो सकता है। वह घबराहट के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी संगीता और अपने भाई सुभाष को संभालती है और उसे पानी भी पिलाती है। उसी समय बोगी में टिकट चेकर आता है। वे सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। टिकट चेकर को देखकर नीरज उससे पूछता है, मेरी भाभी शायद ट्रेन से नीचे उतर गई हैं। हमने इधर उधर सभी जगह ढूंढ लिया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कैसे करें, कुछ बताएं। टिकट चेकर, आप लोगों के पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए कि वो कहाँ रह गई हैं। सुभाष, उसके पास फ़ोन नहीं है। टिकट चेकर, तो ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद एक स्टेशन आएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। नीरज, ठीक है। सुभाष बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। थोड़ी देर में ट्रेन धीरे धीरे करके रुकने लगती है। सुभाष के परिवार के सभी लोग अपने सामान लेकर उसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। इधर सुमन ट्रेन के छूट जाने से बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। वह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश भी करती है लेकिन वह ट्रेन में नहीं चढ़ पाती और सुमन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेहताशा दौड़ती हुई जा रही थी। फिर वह किसी चीज़ से टकरा कर गिर पड़ती है। तब तक ट्रेन बहुत आगे बढ़ चुकी थी। गिरने के बाद सुमन वहीं पर बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पास ना किसी का नंबर था, ना ही उसके पास स्वयं का फ़ोन था। बहुत ही विकट परिस्थिति उसके सामने आ गई थी। वहाँ पर वह बैठकर घंटों रोती रही। तभी कुछ लोगों की नज़र वहाँ पर पड़ी। वो लोग आकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तो सुमन रोते रोते कह रही है, मेरी रेलगाड़ी छूट गई, मैं नीचे उतर गई थी, मेरे घर वाले सभी रेलगाड़ी में बैठे थे, सभी चले गए। सुमन हिंदी भाषा समझ रही थी और उसका जवाब अपनी स्थानीय भाषा में दे रही थी, लेकिन उधर के रहने वाले लोग सुमन की बोली नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। फिर भी वो लोग इतना तो समझ ही जाते हैं कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वो लोग उसे दिलासा देते हैं और उसे उठाकर एक चबूतरे पर बैठा देते हैं और पानी पिला देते हैं। सुमन का सब्र टूट गया था। वह रोए जा रही थी। उसके पास अपनी समस्या का कुछ भी समाधान नहीं था। शाम हो रही थी। वह रोते रोते थक गई थी। श्याम गिरता देखकर उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसके मन में अजीब सा डर बैठ जाता है। वह कभी भी इस तरह से अपने घर से बाहर अकेले नहीं रही थी और अपने घर के आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी अकेले रहने से भी इस तरह की फीलिंग नहीं आती जिस तरह की फीलिंग अभी सुमन को आ रही थी। अपने आप को अकेला पाकर उसका दिल बार बार बैठा जा रहा था और वो रोए जा रही थी, लेकिन उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। वह वहीं पर प्लेटफॉर्म पर ही बैठी हुई थी और सभी आने जाने वाले उसे देखते और गुजर जाते। इधर सुमन के पति सुभाष और नीरज ने रेलवे पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी समस्या बताई। उनकी बात को सुनकर थानेदार ने उनकी शिकायत दर्ज कर ली और पूछा, आपकी पत्नी कौन से स्टेशन के बाद से आपके साथ नहीं है? सुभाष कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। तब नीरज कहता है, टापरी जंक्शन में ट्रेन रुकी थी, वहीं पर भाभी शौचालय की तरफ गई थी, उसके बाद वह वापस नहीं आई। हमने बहुत आगे तक की बोगियों तक भी जाकर के पता किया लेकिन वह कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। तब थानेदार ने उसकी शिकायत दर्ज कर ली और कहा, ठीक है, आप अपनी पत्नी के फ़ोटो दे दीजिए। तब नीरज ने अपने मोबाइल से अपनी भाभी का एक फ़ोटो निकलवाया और उनको दिखाता है। तब वह थानेदार कहता है, आप इस फ़ोटो को निकलवा दीजिए ताकि हमें आपकी पत्नी को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। नीरज ने वहीं पास में जाकर अपने मोबाइल से फ़ोटो को
डेवलप करवाया और उसकी एक कॉपी थाने में जमा करवा दी। थानेदार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन लोगों की कंप्लेंट लिखकर उन लोगों से कहा, आप लोग परेशान मत होइए, मैं टापरी जंक्शन में आपकी शिकायत और आपकी पत्नी के फ़ोटो को मेल करवा देता हूँ। नीरज, ठीक है साहब। थानेदार सुमन के फ़ोटो को आसपास के थानों में और पिछले 1-2 रेलवे स्टेशन में भी भिजवा देता है। सुभाष और उसके सभी परिवार वाले पुलिस स्टेशन में काफ़ी देर तक बैठे रहे। वह बहुत परेशान हो रहे थे। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद नीरज और सुभाष विचार करते हैं कि हम लोग फिर से वापस टापरी जंक्शन जाते हैं। क्या पता सुमन वहाँ पर ही हमें मिल जाए। इस बात में नीरज ने भी अपनी सहमति दे दी। उसी समय नीरज के फ़ोन पर उसके छोटे भाई श्रवण का फ़ोन आता है। नीरज सुभाष से कहता है, भैया श्रवण का फ़ोन आ रहा है। सुभाष, श्रवण को बता दो, लेकिन उससे कहना कि वह अभी घर पर इस बारे में किसी को कुछ भी ना बताए। श्रवण, हेलो भैया, आप लोग आज पहुंचने वाले थे, कितने समय तक पहुंचेंगे घर? नीरज, श्रवण एक दिक्कत हो गई है। श्रवण, क्या हुआ भैया? नीरज, सुमन भाभी हमसे बिछड़ गई है, पता नहीं कहाँ रह गई। ट्रेन में हम लोगों ने ढूंढ लिया, नहीं मिली। टापरी स्टेशन में वो शायद ट्रेन से नीचे उतर गई है। हम लोग वापस टापरी भाभी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। श्रवण, यह तो बहुत बुरा हुआ भैया, आप लोग एक बार वापस टापरी जाकर वहाँ पर पता कीजिए। नीरज, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, भैया और मैं चले जाएंगे, बाकी लोगों को मैं वापस भिजवा देता हूँ। श्रवण, ठीक है, आप लोग भैया ऐसा करना, भाभी की फ़ोटो को जगह जगह पंपलेट में छपवा कर चिपवा देना कि यह महिला खो गई है। नीरज, हाँ यह ठीक रहेगा, हम लोगों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा दी है। और हाँ श्रवण, अभी इस बारे में घर में किसी को कुछ मत बताना, घर में सब लोग परेशान होंगे। श्रवण, हाँ भैया ठीक है। इतना कहकर नीरज फ़ोन रख देता है। इसके बाद वह सुभाष से कहता है, भैया आप और मैं वापस टापरी जाते हैं, बाकी लोगों को घर वापस जाने के लिए ट्रेन में बिठा देते हैं। सुभाष, हाँ सब लोगों को लेकर कहाँ घूमेंगे? संगीता, भाभी के बिना हम लोग घर जाएंगे तो सब लोग पूछेंगे, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? नीरज, घर पहुंचने पर तो सबको सच्चाई बताना ही पड़ेगा, लेकिन हम अभी से उन्हें यह सच्चाई नहीं बता सकते, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग घर वापस चले जाइए, हम लोग भाभी को ढूंढ कर साथ में लेकर आएंगे। उसके बाद नीरज अपने चचेरे भाई और एक चचेरी भाभी और संगीता की टिकट करवा देता है और उन्हें वापस घर की ओर भिजवा देता है और सख्त हिदायत देता है कि वो लोग रास्ते में इधर उधर ना उतरें और दिल्ली से उतरकर बस पकड़कर सीधे अपने घर तक जाएं। संगीता और उसके चचेरे भाई सभी ठीक है कहकर सिर हिलाते हैं और नीरज सभी को ट्रेन में बिठा देता है। तब तक सुभाष वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ परेशान सा इधर उधर देख रहा था। तभी कुछ दूर पर एक महिला जाते हुए दिखाई देती है। सुभाष को ऐसा लगता है कि वह सुमन तो नहीं है और वह उसके पीछे पीछे तेजी से जाकर उसे पलट कर देखता है। वह सुमन नहीं थी। तब सुभाष हाथ जोड़कर उस महिला से कहता है, माफ़ करना, मैं अपनी घरवाली को ढूंढ रहा हूँ। अपने भाई को तेजी से किसी की ओर जाते हुए देखकर नीरज भी सुभाष के पीछे पीछे चला जाता है। तब तक सुभाष वापस आ रहा था। नीरज सुभाष से कहता है, भैया आप इधर उधर अकेले मत जाया कीजिए, साथ में आप परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ हल तो निकल ही जाएगा। चलिए हम वापस टापरी की ओर चलते हैं। सुभाष, हाँ चलो। फिर वो दोनों वापस टापरी वाली ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। लगभग 1 घंटे के अंदर टापरी जंक्शन पहुंच जाते हैं और वहां उतरकर सीधे पुलिस स्टेशन में जाते हैं। सुमन अपने आप में नहीं थी, वह बहुत परेशान थी। उसे कुछ सूझ भी नहीं रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। उसे इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि वह पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बारे में बात करे, अपने घर वालों से मिलने की कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोशिश करे। इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी उसे नहीं थी, इसलिए
इसमें इन सब बातों में अपना ध्यान भी नहीं लगाया। उसे शायद यह भी नहीं मालूम था कि रेलवे पुलिस भी होती है, जो यात्रियों की मदद भी कर सकती है। तभी एक ट्रेन वहाँ पर आकर रुकती है। ट्रेन को देखकर सुमन सोचती है कि शायद इस ट्रेन में बैठने पर वह अपने घर वापस पहुँच जाएगी। लेकिन वह वापस इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन थी और वो उसी ट्रेन में बैठ गई और ट्रेन चल पड़ती है। इधर नीरज और सुभाष जब वापस टापरी जंक्शन पहुंचते हैं तो पहुंचते ही वो दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर संपर्क करते हैं और अपनी सुमन की फोटोग्राफी दिखाते हुए कहते हैं कि यह महिला टापरी जंक्शन में अभी लगभग 2 से 3 घंटे पहले उतर गई थी। जब तक हमें मालूम हुआ तब तक हम अगले स्टेशन पर पहुंच गए थे। जैसे ही हमें पता चला हम वापस फिर से टापरी आए हैं। तब वहाँ का थानेदार सुमन की फ़ोटो को ध्यान से देखता है और कहता है, महिला यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची है, फिर भी आप उनकी फ़ोटो और अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद थानेदार अपने कांस्टेबल्स को ऑर्डर देता है कि वह जाकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुमन को ढूंढने की कोशिश करे। इसके बाद नीरज और सुभाष भी निकल पड़ते हैं और प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाते हैं और अपनी सुमन की फ़ोटो को दिखाकर सभी लोगों से, आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की कि क्या आप लोगों ने उसे देखा। लोग अनभिज्ञता जाहिर करते हैं क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो वो ही लोग नहीं रहते, आते जाते रहते हैं। फिर वह एक फल की दुकान के पास पूछता है कि आपने इस महिला को कहीं देखा। तब वो दुकानदार उस फोटो को गौर से देखता है और कहता है, हाँ साहब, ये औरत 2-3 घंटे पहले यहाँ पर बैठी थी और रो रही थी और ये बहुत रो रही थी। फिर वह उस ओर इशारा करता है जिस ओर सुमन बैठी थी। सुभाष और नीरज दौड़कर उधर जाने लगते हैं और वहाँ जाकर इधर उधर देखते हैं और दूर तक आगे पीछे दौड़कर देखने के बाद भी उन्हें सुमन कहीं दिखाई नहीं दी। फिर वो थक हार कर सुभाष वहीं अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। नीरज भी सुभाष के साथ आकर बैठ जाता है। सुभाष कहता है, इतनी बड़ी दुनिया में मैं सुमन को कहाँ खोजूं? ना जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम लोग घर से बाहर निकले थे। नीरज, भैया आप परेशान मत हो, भाभी मिल जाएंगी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। सुभाष बहुत टेंशन में है, फिर भी उन्हें भगवान पर भरोसा है कि सुमन ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं अभी किस हाल में होगी, कहाँ होगी। उसके पास फ़ोन भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, खाली हाथ है वह, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। हे भगवान, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? सुभाष यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था। नीरज भी अपने भाई की परेशानी में परेशान हो रहा था, लेकिन वह अपने भाई को बराबर दिलासा भी दे रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद नीरज कहता है, भैया आप यहीं पर बैठो, मैं भाभी के फ़ोटो का प्रिंट आउट निकलवा कर लाता हूँ, फिर हम इस पोस्टर को जगह जगह चिपवा देंगे। सुभाष, ठीक है, जाओ, मैं यहीं पर बैठा हूँ। नीरज सुमन भाभी की फ़ोटो की प्रिंट आउट निकलवाने के लिए चला जाता है और बड़ी बड़ी पोस्टर निकलवाता है। साथ में उसमें लिखता है कि यह महिला खो गई है, जिस किसी को भी मिले तो वह नीचे दिए गए फ़ोन नंबर से संपर्क करे। वह अपना फ़ोन नंबर और सुभाष का फ़ोन नंबर वो वहाँ डाल देता है। नीरज और सुभाष सुमन के फ़ोटो को पंपलेट में निकलवा कर उसमें अपना फ़ोन नंबर देकर जगह जगह चिपका देते हैं। पुलिस भी अपना काम कर रही थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी थी। रात हो चुकी थी। नीरज और सुभाष अभी भी टापरी के रेलवे स्टेशन पर ही थे। वहीं पर कुछ खा पी कर आराम कर रहे थे। सुभाष बहुत परेशान था। सुभाष परेशानी में इधर उधर टहलने लगता है। इधर घर में सुभाष के बाकी के परिवार वाले जब घर पहुंचते हैं तब सभी लोग पूछते हैं कि सुमन भाभी, सुभाष भैया और नीरज कहाँ है। तब संगीता कहती है, सुमन भाभी हमसे बिछुड़ गई है। नीरज और सुभाष भैया
दोनों ही वापस गए हैं उन्हें ढूंढने के लिए, सुमन भाभी को ढूंढने के लिए। यह सुनकर सुमन की बेटी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, हे भगवान, मेरी माँ पता नहीं कैसी होगी, उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है, उसे फ़ोन चलाना भी नहीं आता है, ना ही उसके पास किसी का मोबाइल नंबर है। अब वह कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हे भगवान, मेरी माँ जहाँ भी हो उसे सही सलामत रखना। घर वाले सभी परेशान हो जाते हैं। सुमन के दोनों बेटे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। बड़ा वाला बेटा अपने पिताजी सुभाष से फ़ोन पर बातचीत करता है और वहाँ पर की सारी जानकारी लेता है। नीरज अपने द्वारा सुमन भाभी को ढूंढने के लिए किए गए सभी प्रयासों के बारे में उसे बताते हैं। तब सुमन का बेटा कहता है, चाचा, आप एक बार वापस इलाहाबाद जाकर देखें, वहाँ पर भी जाकर आप लोग पंपलेट है ना वो लगवा दीजिए और वहाँ की भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। नीरज, हाँ, तुम अच्छी सलाह दे दी है तुमने। ठीक है, कल हम लोग वापस इलाहाबाद चले जाते हैं, इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। उसके बाद वह अपने बड़े भाई सुभाष से कहता है, भैया, कल हम लोग वापस इलाहाबाद जाते हैं, वहाँ पर शायद भाभी हमें मिल जाए। वहाँ जाकर हम लोग पुलिस में कंप्लेंट भी करवा देंगे और वहाँ पर हम भाभी की फ़ोटो पंपलेंट भी लगवा देंगे। शायद कहीं ना कहीं कुछ पता चलेगा। सुभाष, ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम्हारी भाभी को ढूंढने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वे दोनों वहीं प्लेटफॉर्म पर सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सुभाष की आंखों में नींद नहीं थी। वह काफ़ी देर तक जाग रहा था, दिन भर से भाग दौड़ करके थका हुआ था, फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात के बाद उसकी आंख लग गई और वो सो गया और सुबह स्टेशन में ट्रेन रुकने की आवाज़ से नींद खुल गई। लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी, चहल पहल बढ़ गई थी, तो वो लोग दोनों उठकर बैठ गए। उसके बाद वहाँ पर फ्रेश होने के बाद दोनों इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। इधर सुमन इलाहाबाद पहुँच चुकी थी। जैसे ही ट्रेन इलाहाबाद में रुकती है, वह ट्रेन से नीचे उतर जाती है और इधर उधर जाने लगती है। उसे अक्षर ज्ञान भी नहीं था, इसलिए वह वहाँ लिखे हुए होर्डिंग्स को भी पढ़ नहीं पा रही थी। शायद पढ़ने से भी उसे पता चल जाता कि वह कौन सी जगह पर है, लेकिन वह भटक रही थी। वह बेसुध सी हो गई थी। उसे भूख भी लग रही थी। रोते रोते वह थक गई थी। उसे भूख लग रही थी तो वह एक फल की दुकान के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फल वाले से एक फल मांगती है। तो फल वाला उसे गरीब बेसहारा समझकर केला दे देता है। केला लेकर वह दूर जाकर बैठकर खाने लगती है। खाते खाते उसकी आंखों में आंसू बह रही थी। वह इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। अनजान शहर में वह बिल्कुल अकेली थी। वह सोच रही थी कि वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वह ट्रेन से उतर पड़ी। उसे ट्रेन से नहीं उतरना था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? कैसे ढूंढूं अपने परिवार वालों को? अब मैं किसको बताऊं और किससे पूछूं? यहाँ कोई मेरी बात समझ भी नहीं पा रहा है। कहते कहते वो रो पड़ी। तभी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। सुमन जल्दी से केला खत्म करती है और जाकर फिर से इस ट्रेन में बैठ जाती है। वह ये सोचकर ही बैठती है कि शायद यह ट्रेन घर तक जाती होगी, तो मैं शायद इसमें बैठकर अपने परिजनों तक पहुंच जाऊं। लेकिन वह अपनी उल्टी दिशा में जा रही ट्रेन में बैठ जाती है। अब सुमन इलाहाबाद से आगे यूपी जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। नीरज और सुभाष जब इलाहाबाद पहुंचते हैं, उसके बाद वे रेलवे पुलिस के पास जाकर संपर्क करते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं। यहाँ की रेलवे पुलिस वाले भी सुमन के फ़ोटो और उन दोनों के मोबाइल नंबर नोट कर लेते हैं। उसके बाद नीरज और सुभाष जो यहाँ पर भी सुमन के फ़ोटो पंपलेट अलग अलग जगह पर चिपका रहे देते हैं। यहाँ वहाँ हर किसी को सुमन का फ़ोटो दिखाते हैं और उनके बारे में पूछना चाहते हैं। सुमन की फ़ोटो को देखकर फल वाला जाकर तुरंत रेलवे पुलिस वाले को बताता है कि साहब, मैंने अभी इस महिला को केला दिया था, वो खा रही थी। रेलवे पुलिस तुरंत हरकत में आती है और प्लेटफॉर्म पर फल वाले के बताए हुए जगह पर जाकर देखती है तो वहाँ पर सुमन नहीं थी।
वहाँ तो ट्रेन में बैठकर आगे निकल चुकी थी। सुभाष और नीरज भी अपनी तरफ से सभी लोगों को फ़ोटो दिखाकर आने जाने वालों के चेहरे देख रहे थे, ताकि कहीं भी उसे सुमन मिल जाए। इस तरह उन्हें सुमन को ढूंढते हुए 3 से 4 दिन बीत चुके थे। वो लोग बहुत परेशान हो चुके थे, थक गए थे, लेकिन सुमन का कहीं भी पता नहीं चला था। घर से फ़ोन आता तब वो कहते थे कि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर से इलाहाबाद आ गए हैं सुमन को ढूंढते हुए। तभी सुभाष नीरज से कहता है, हम लोग कल जाकर आगे भी 2 से लेकर 3 स्टेशन तक सुमन की फ़ोटो और पंपलेट चिपका देते हैं, ताकि सुमन अगर उधर भी गई होगी तो उधर वालों को भी सुमन की खबर मिल सके। नीरज, हाँ भैया ठीक है, अब आए हैं इतना तो और भी आगे जाकर आगे के स्टेशन में भी हम लोग भाभी की रिपोर्ट खबर करवा देते हैं, ताकि अगर भाभी इधर गलती से पहुँचे भी तो भी हमें भाभी की खबर मिल जाए। फिर नीरज और सुभाष दोनों इलाहाबाद से भी आगे के 2-3 स्टेशन में जाकर सुमन के पंपलेट वाली फ़ोटो चिपका देते हैं। घर वालों को वापस आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन नीरज और सुभाष अभी भी घर नहीं पहुंचे थे। वो लोग उधर अपनी तरफ से सुमन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। फिर वो दोनों थक हार कर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने पर सभी लोग उन दोनों को घेर कर बैठ जाते हैं। सुमन की बेटी अपने पिता से कहती है, बाबूजी, माँ कहाँ है? माँ को आप लोग कहाँ छोड़ दिए? सुमन की बेटी के सवालों का जवाब सुभाष जी के पास नहीं था। सुभाष अभी अपने आप को पूछ रहा था कि उसने सुमन को कभी भी क्यों वर्तमान के साथ जीना नहीं सिखाया। उसे कभी फ़ोन करना, फ़ोन उठाना, फ़ोन नंबर देना, याद रखना। वह तो हिंदी में भी बात करना नहीं जानती थी। मैंने उसे हिंदी में बात करना भी नहीं सिखाया। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ऐसी सोचकर सुभाष का दिल बैठा जा रहा था। नीरज और सुभाष सुमन को ढूंढ ढूंढ कर थक गए। उसके बाद वो दोनों वापस घर आ गए थे। घर आने पर उनसे उनके बहुत सारे रिश्तेदार मिलने आए। सुमन के बारे में सभी पूछते थे और दुख प्रकट करते थे और फिर चले जाते। दिन भर घर में लोगों का तांता लगा रहता था। नीरज और सुभाष को उधर से वापस आए 2 दिन बीत गए थे। वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। उन दोनों की ट्रेन यात्रा लगभग 15 दिन की हो चुकी थी। उन्हें आराम बिल्कुल भी नहीं मिला था। नीरज और सुभाष के घर वापस आने के 2 दिन बाद सुभाष के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। सुभाष फ़ोन उठा लेता है और हेलो कहता है। उधर से एक व्यक्ति की आवाज़ आती है, हेलो। पंपलेट में सुमनबाई पति सुभाष लिखा हुआ है और यह फ़ोन नंबर भी था, तो मैंने आपको कॉल कर लिया। क्या आप उस महिला सुमन के घर से बोल रहे हैं? सुभाष, हाँ जी, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? जी, हम प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं। पंपलेट में जो महिला है वह अभी हमारे इलाके में देखी गई है। सुभाष, अच्छा, तो आप उस महिला को देखे हैं? वो व्यक्ति कहता है, हाँ, अभी वह हमारे सामने ही है। सुभाष, अच्छा, आप अपना पता बता दीजिए, हम पहुंच जाएंगे। हमारे पहुंचने तक आप उसे अपनी निगरानी में ही रखिए। वो व्यक्ति कहता है, हाँ जी, हम कोशिश करते हैं। आप थोड़ा जल्दी से पहुंचने की कोशिश कीजिए। सुभाष, हमें पहुंचने में थोड़ा समय लग जाएगा। वह व्यक्ति, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। उसके बाद सुभाष फ़ोन रख देता है और घर वालों को खुशी खुशी आवाज़ देता है। सुभाष की आवाज़ सुनकर सभी उसके पास दौड़ कर आते हैं। सुभाष बताता है कि सुमन मिल गई है, प्रतापगढ़ में है। अभी एक आदमी का फ़ोन आया था। वह बता रहा था कि सुमन अभी उसकी आंखों के सामने ही है। हमको अभी के अभी ही यहाँ से निकलना होगा सुमन को लेने के लिए। सुभाष की बात सुनकर घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि सुमन मिल गई। इस बार नीरज, सुभाष और सुभाष का बड़ा बेटा रजत तीनों सुमन को लेने के लिए घर से निकलते हैं। वो तीनों ट्रेन में बैठने के बाद उस अनजान फ़ोन नंबर वाले व्यक्ति से फ़ोन पर बातें करते हुए उसे बताते हैं, हम लोग सुमन को लेने के लिए निकल पड़े हैं।
वो व्यक्ति, ठीक है, सुमन अभी भी अपने ही इलाके में है, लेकिन हमने अभी उससे अभी तक इस बारे में बात नहीं की है। क्या पता बातचीत करने पर वह कहीं गलत ना समझ ले। तब नीरज उस आदमी से बात करता है, कहता है, आप उसे अपने घर लेकर चले जाइए। हम पहुंचने पर आपके यहाँ से भाभी जी को ले लेंगे। वह व्यक्ति, अनजान महिला को हम अपने घर में कैसे लेकर जाएं? हमने उससे कहा कि चलिए हम आपको पुलिस स्टेशन में पहुंचा देते हैं, लेकिन वह अपने पास किसी को आने नहीं देती और डंडा लेकर पीछे दौड़ती है और साथ में गुस्सा भी करती है। नीरज, ठीक है, हम लोग पहुंचने पर आपसे संपर्क करेंगे। सुमन इस तरह अपने परिवार वालों से बिछड़ गई थी और उसके पास ना फ़ोन था और ना ही रुपये थे और कुछ भी नहीं था। इसलिए उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। वह अपने आपे से बाहर हो गई थी और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वह बेसुध सी इधर उधर भटकती रहती थी। वह पागलों जैसी हरकत करने लगी थी। अच्छे कपड़े गंदे हो गए थे और फट भी गए थे। इतने दिनों तक सुमन ने नहाया भी नहीं था। उसे किसी भी चीज़ की सुध नहीं थी। वह बस आंसू बहाते हुए इधर से उधर घूमती हुई भटकती फिरती थी। ट्रेन की लंबी यात्रा के बाद वो तीनों लोग प्रतापगढ़ पहुंचते हैं। रास्ते में वो लोग उस अनजान व्यक्ति से बातें करते हुए जा रहे थे और उसका पता ठिकाना पूछ रहे थे। जब अगले दोपहर में वो लोग सुभाष और नीरज प्रतापगढ़ पहुंचने वाले थे, लेकिन सुमन किसी के घर में नहीं रुकी थी। वह बाहर से ही ऐसे ही घूमती रहती थी और वहाँ घूमते घूमते पता नहीं कहाँ निकल गई थी। किसी को भी पता नहीं चला उस सुमन के बारे में। वह अनजान शख्स जिसने सुभाष को खबर दी थी, उसे भी पता नहीं चला कि सुमन कहाँ चली गई। जब सुबह वह उठा तो देख रहा था कि आसपास कहीं भी सुमन नहीं दिखाई दे रही। वह बहुत आगे तक इधर उधर जाकर भी देखता है, लेकिन उसे वह औरत कहीं दिखाई नहीं देती। वह अनजान आदमी सुमन को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सुमन उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। उसी वक्त सुभाष का फ़ोन आता है। उस अनजान शख्स के मोबाइल पर बात करता हुए कहता है कि कल शाम तक और कल रात तक वह महिला यहीं आसपास थी, लेकिन अभी सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। नीरज, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, आप आसपास कहीं भी देखें और पता कीजिए। अनजान आदमी, ठीक है, मैं देखता हूँ। दोपहर 1 बजे के बाद कुछ देर के बाद रेलगाड़ी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वो लोग तीनों वहां पर उतर जाते हैं। उसके बाद नीरज उस अनजान आदमी के फ़ोन नंबर से उसका पता पूछते हुए उसके पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद वह अनजान शख्स और सुभाष, नीरज और रजत, इनकी मुलाकात होती है। तब वह आदमी कहता है कि 2-3 दिन से वह महिला यहीं आसपास घूम रही थी और मेरी निगरानी में थी, लेकिन वह किसी के घर भी नहीं जाती थी। कोई भी कुछ भी खाने को दे देता तो वो खा लेती थी। मैं भी उसकी निगरानी ही कर रहा था, लेकिन रात में पता नहीं वह कहाँ निकल गई, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। सुभाष उस आदमी की बात को सुनकर अपना माथा पकड़ लेता है और वहीं बैठ जाता है और कहता है, भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। नीरज और रजत सुभाष को संभालते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। सुभाष बहुत परेशान हो रहा था। इतनी दूर से ट्रेन का सफ़र करके जाना आना, उसमें ही उसके शरीर आधा हो चुका था, लेकिन कोई करे तो भी क्या कर सकता था। सुमन उसकी बीवी थी। वह हिम्मत करके काम कर रहा था। इसके बाद नीरज और रजत सुभाष को वहीं पर थोड़ी देर में बैठा देते हैं और रजत और नीरज दोनों कुछ दूर आगे तक जाकर सुमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढ कर वापस आते हैं, लेकिन सुमन कहीं दिखाई नहीं देती। अब प्रतापगढ़ में रुकने का भी कोई तुक नहीं था। रजत कहता है, बापूजी, अब इतनी दूर आ गए हैं तो चलिए हम लोग एक बार यूपी तक जाकर आ जाते हैं। सुभाष, ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को उचित लगे। उसके बाद वो तीनों वहाँ से उठकर पुलिस स्टेशन में फिर से सुमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वहाँ पर भी फिर से पंपलेट चिपकवाते हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस सुमन की सारी जानकारी अच्छे से लोड करती है और उसके बारे में पूरी डिटेल्स पूछती है
और सुभाष बताता है सुमन साड़ी थोड़ी ऊंची पहना करती थी। उसके दोनों नाक में सोने की नथ थी, कान में बाली पहनी हुई थी, उसके बाल चोटी गूथे हुए थे और काले थे। हाथ में भी भर भर के चूड़ियाँ पहनी हुई थी। साथ ही साथ सामने चांदी की मोटा कड़ा पहनती थी। पुलिस वाला सारी डिटेल लिख लेता है। सुभाष को आश्वासन देता है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपकी बीवी को ढूंढने की। उसके बाद सुभाष, नीरज और रजत तीनों काफ़ी देर तक पुलिस स्टेशन में बैठे रहते हैं। सुभाष, नीरज और रजत तीनों प्रतापगढ़ पहुंचते हैं, लेकिन सुमन वहां से भी पता नहीं कहाँ जा चुकी थी। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में सुमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर निकलने के बाद तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। रजत, एक बार हमें यूपी जाकर देखना चाहिए, क्या पता माँ उधर चली गई होगी। नीरज, हाँ ठीक है, हम लोग एक बार फिर से जाकर देखते हैं। सब लोग सहमत होने के बाद वो फिर से रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उधर से यूपी जाने वाली ट्रेन आती है। तीनों उसमें बैठ जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। भीड़ में भी ट्रेन में सुभाष की नज़र हर तरफ होती थी। उसकी नज़रें हमेशा सुमन को ही ढूंढती रहती थी। यही हाल नीरज का भी था। दूसरे दिन वो लोग यूपी के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। इसके बाद वो तीनों वहां पर रेलवे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर भी सुमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वहाँ का थानेदार कहता है, यहाँ पर तो हर दिन 50 कंप्लेंट आती हैं गुमशुदगी की। कभी किसी का बच्चा गुम हो गया तो कभी किसी की बीवी खो गई, कभी किसी के और कुछ गुम हो गया। नीरज, हाँ साहब, हमारी भाभी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। वह हमारे साथ आई थी इलाहाबाद तक, लेकिन इलाहाबाद से जब हम वापस हो रहे थे तो वो हमारे साथ थी, लेकिन टापरी रेलवे स्टेशन पर वह हमसे बिछुड़ गई। इसके बाद से हम लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अभी तक हमें नहीं मिली है। तो बीच में कुछ दिन पहले हमें खबर मिली थी कि वो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी है। उस समय हम लोग घर पर पहुंच गए थे। उसके बाद फिर से भाभी को लेने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले ही वो फिर से यहाँ से कहीं दूसरी जगह के लिए निकल चुकी है शायद। फिर हम लोगों ने सोचा कि यूपी में जाकर वहाँ पर भी कंप्लेंट लिखवा देते हैं, ताकि कभी भी हमारी भाभी इधर कहीं आए और किसी भले मानुस को दिखाई दे तो वह हमें खबर कर दे। नीरज के की बात सुनकर थानेदार कहता है, मैं आप लोगों की तकलीफ़ और परेशानी समझ रहा हूँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद वो लोग सुमन की फ़ोटो और डिटेल्स देकर यूपी के पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट लिखवा देते हैं। साथ ही वो लोग यूपी के आसपास की जगह पर भी सुमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अधिकतर रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनका अंदाज़ा था कि अगर सुमन मिलेगी तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी। इधर सुमन अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उसे अपनी हालत का अंदाज़ा नहीं था। जिस दिशा में उसके पैर चल रहे थे वह उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। लोग उसे देखते तो उसे पागल समझते थे। अगर कोई उसे परेशान करता, छेड़खानी करता, तो वह उन्हें डंडा लेकर दौड़ती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नीरज, सुभाष और रजत सुमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। दिन बीत रहे थे, सुमन की कोई खबर नहीं आ रही थी। सुभाष बहुत परेशान था। देखते ही देखते 2 महीने का समय भी निकल गया। सुभाष का परिवार खेती वाला परिवार था, तो वो लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन घर के एक सदस्य का ऐसे ही कहीं चले जाना कहीं ना कहीं सुभाष को अंदर तक दुखी कर जाता था। लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। हमेशा अपनी पत्नी की सलामती की दुआ ही किया करते थे। सुभाष की बेटी भी हमेशा अपनी माँ के लिए सलामती की दुआ करती रहती थी। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और फिर एक दिन सुभाष के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। सुभाष फ़ोन उठा लेता है। इस बार रजत सुभाष के फ़ोन से बात करता है। उधर से एक आदमी की आवाज़ आती है, आप लोगों ने जिस महिला की गुमशुदगी के पंपलेट्स में फ़ोटो चस्पा की है, वह महिला अभी उत्तर प्रदेश की लखनऊ शहर में देखी गई है।
रजत, आप कहाँ से बोल रहे हैं? वह अजनबी व्यक्ति कहता है, जी मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। अभी मैंने पंपलेट वाली महिला को यहीं पर देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को खबर कर दूँ। रजत, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, लेकिन हमें पहुंचने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। तब तक क्या आप हमारी माताजी की निगरानी कर पाएंगे? अनजान व्यक्ति, जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि आप लोगों के आते तक वह वहीं रहेगी। रजत, तो आप ऐसा कीजिए, उस महिला को आप पुलिस स्टेशन में ले जाकर बैठा दीजिए। हम आप लोगों को पुलिस स्टेशन ही में ही मिलेंगे। अनजान व्यक्ति, जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर रजत उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर और एड्रेस ले लेता है और फ़ोन रख लेता है। फिर उसके बारे में अपने पिताजी सुभाष जी को बताता है। बाबूजी, माँ लखनऊ में है, फ़ोन आया था। वह आदमी लखनऊ से बोल रहा था, हम लोगों को जाना होगा। सुभाष, ठीक है, जाने की तैयारी करो। इस बार भी सुभाष, नीरज और रजत लखनऊ जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर वो तीनों फिर से दिल्ली तक बस में जाते हैं। उसके बाद रायपुर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। इधर 2 दिन का लंबा रास्ता कट नहीं रहा था। 2 दिन के बाद वो लोग तीनों लखनऊ शहर पहुंच चुके थे और उस अनजान व्यक्ति को फ़ोन लगाकर रजत पूछता है, हम लोग आ गए हैं आपके एरिया में, आपका घर कहाँ है? वह व्यक्ति अपने घर की लोकेशन बताता है और कहता है, मैंने उस औरत को पुलिस स्टेशन तक चलने के लिए भी कहा था, लेकिन वह मेरी बात समझ ही नहीं रही थी, ना ही वो मेरी बात मान रही थी। अभी यहीं पर ही बैठी रही, फिर पता नहीं आज सुबह से दिखाई नहीं दे रही। सुभाष उस व्यक्ति की बात को सुनकर अपना माथा ठोक कर कहते हैं, इतनी दूर पर हम लोग आए हैं और फिर से वही बात सुनने को मिल रही है। इतने बड़े शहर में, इतनी बड़ी दुनिया में अपनी बीवी को कहाँ ढूंढूं मैं? हे भगवान! फिर वह लोग सभी ऑटो में बैठकर काफ़ी दूर तक सुमन को देखने की कोशिश करते हैं और आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं और लखनऊ शहर के जिस एरिया में सुमन देखी गई थी, उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर सुमन की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वहाँ पर जाकर रजत कहता है, साहब हमारी माँ हमसे 6 महीने पहले बिछड़ गई थी, लेकिन आज वह इसी एरिया में दिखाई दी गई थी, जिसकी खबर मिलने पर हम लोग उसे लेने आए हैं, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही वो फिर से न जाने कहाँ चली गई है। तब वह थानेदार सुमन की फ़ोटो को ध्यान से देखता है और कहता है, ठीक है, हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वो सभी लोग वहीं आसपास सुमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमन न जाने कहाँ चली गई थी। वह एक जगह देखकर नहीं रहती, वह रात में कहीं रुक जाती और सुबह होने पर फिर से कहीं ना कहीं चलने लगती थी। कभी वह बस में बैठकर चली जाती थी, कभी ट्रेन में बैठकर और कभी पैदल ही निकल जाती थी। सुमन को अपनी सुध बुध नहीं थी, उसे गहरा सदमा लगा था। वह अपने आपों में नहीं थी, वह पागलों जैसी हरकत करने लगी थी। 1-2 दिन वहाँ पर रुककर वह लोग सुमन के बारे में पता लगाते हैं। इसके बाद फिर से वापस अपने घर आ जाते हैं। लखनऊ शहर में भी जाकर सुभाष, रजत और नीरज सुमन को ढूंढ कर आ जाते हैं, लेकिन सुमन वहाँ पर भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। सुभाष, नीरज और रजत तीनों 1-2 दिन वहाँ पर रुककर सुमन की खोज खबर करते हैं, लेकिन सुमन उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। फिर तीनों वापस आ जाते हैं। कितने उत्साहित होकर वो लोग घर से निकले थे कि सुमन मिल गई है, अब हम लोग उसे ज़रूर वापस लेकर आएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसके सारे सपने टूट जाते हैं, उनकी सारी उम्मीद टूट जाती हैं और वो लोग खाली हाथ वापस आते हैं। ऐसा 2-3 बार हो चुका था। सुभाष की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, उसे भगवान पर पूरा भरोसा था, लेकिन पता नहीं सुभाष के मन में एक प्रकार से डर बैठ गया था कि पता नहीं अब कब सुमन हमसे कभी मिल पाएगी या फिर नहीं, अब सुमन अपने घर वापस आ पाएगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था।
सुमन को अपने परिवार से बिछड़े हुए 8 महीने हो चुके थे। उससे भी ज़्यादा समय हो गया था। घर में काम-धाम करने में थोड़ी परेशानी आ रही थी और सुमन की बेटी के लिए भी रिश्ते आने लगे थे। अब सुभाष तो अजीब-सी कसमस कस में था कि बेटी की शादी करे या सुमन को ढूँढे, क्या करे? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बेटी बड़ी हो गई थी, शादी लायक हो गई थी, तो उसकी शादी करना भी ज़रूरी था। रिश्ता अच्छा देखकर सुभाष ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। लेकिन सुभाष को ये चिंता सताई जा रही थी कि अगर उसकी बेटी घर से चली जाएगी तो घर में देखभाल कौन करेगा। इसलिए अपने बड़े बेटे रजत की भी शादी करने की सोचते हैं और अपने बड़े बेटे रजत के लिए भी लड़की देखना शुरू करते हैं। वो लोग जहाँ भी लड़की देखने जाते हैं तो सुमन के बारे में ही बातें होती हैं। तब सुभाष को कोई जवाब देते नहीं बनता। सभी लोग भावुक हो जाते थे, लेकिन सुभाष इसे अपने भाग्य का लिखा और होनी मानकर चल रहे थे। शादी 2 महीने के बाद तय हुई थी। दोनों भाई बहन की शादी एक साथ करने के लिए सुभाष जी ने हामी भर दी थी। शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। शादी की तैयारियां शुरू करने पर सुभाष को सुमन की रह रह कर याद आती थी, क्योंकि वह सब कामों में बहुत निपुण थी और इसके पहले वह सुमन अपने दोनों देवर और एक ननद की शादी अपने हाथों से करवा चुकी थी। लेकिन जब अपने खुद के बच्चों की शादी की बारी आई तो वह घर में नहीं थी। सुभाष को सुमन की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी, क्योंकि सुमन के बहुत अरमान थे अपनी बेटी की शादी के लिए। सुभाष सुमन को याद करके आंसू भी बहाता था, लेकिन अपने आंसू आज तक किसी को नहीं दिखाता था। सबके सामने वह एक जिम्मेदार पिता बनकर बैठा था। शादी वाला दिन भी पहुंच चुका था। सुभाष के बड़े बेटे रजत की दुल्हन अपने घर आ चुकी थी और सारी तैयारियों के बीच सुमन की बेटी आज दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। अब अपनी माँ को याद करके बहुत रो रही थी, क्योंकि वह अपने परिवार में इकलौती बेटी थी और ऐसे माँ के चले जाना उसे बहुत अकेला कर गया था। शादी के समय उसे उसकी माँ के आशीर्वाद की ज़रूरत थी। उसकी माँ के आशीर्वाद के 2 बोल ही उसके नए जीवन के लिए सहारा बन सकते थे। वह अपनी माँ को याद करके बहुत रो रही थी। सुमन की बेटी भी विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। उसे विदाई के वक्त अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसकी माँ कहाँ है, वह किसी को भी नहीं मालूम था। लेकिन इतना सबको अंदाज़ा था कि माँ कहीं भी जीवित है, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं है, ये भी किसी का दिल नहीं मान रहा था। सबको इतना अंदाज़ा था कि वह जब कहीं ना कहीं है, लेकिन कहाँ है, किस हाल में है, किसी को नहीं मालूम था। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में एक औरत को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम था और सुभाष और उसके परिवार वाले इस मुश्किल काम को भी कर रहे थे। जब कभी भी सुमन के बारे में कोई भी खबर आती तो वे सब दौड़े दौड़े जाते थे और सुमन के बारे में पता करते थे। सुभाष की इतनी ज़्यादा कमाई भी नहीं थी कि वह बार बार जाकर अपनी पत्नी के बारे में पता करे। फिर भी वह सुमन की पूरी खोज खबर कर रहा था। जब कभी भी कोई भी खबर आती थी तो वह लोग पैसे की परवाह नहीं करते थे और सुमन को लेने के लिए चले ही जाते थे। लेकिन उधर से वो लोग बैरंग ही वापस लौट आते थे। समय बीत रहा था। सब अपने अपने घर परिवार में मस्त थे। सुमन की बहू ने आकर अपना घर संभाल लिया था और सुमन की बेटी भी अपने ससुराल में जाकर वहाँ के परिवार को अपनाने की कोशिश कर रही थी। सुमन को अपने परिवार से बिछड़े हुए साल भर से अधिक का समय हो चुका था। एक दिन आगरा पुलिस स्टेशन से नीरज के मोबाइल पर फ़ोन आता है। नीरज उस समय घर में नहीं था, घर से बाहर था। वह अनजान नंबर से फ़ोन को देखकर उठा लेता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि अनजान नंबर से सुमन भाभी की खबर आ सकती है। बेवजह लोग किसी भी अनजान नंबर को वह सुमन भाभी की खबर सुनकर ही उठा लेते थे, या फिर कभी किसी की मिस्ड कॉल को भी कॉल बैक करके पूछ भी लेते थे, क्या पता कि सुमन भाभी की कोई खबर तो नहीं होगी। ऐसे ही जब नीरज के पास फ़ोन आता है तब वह उठा लेता है और बात करता है।
वह फ़ोन आगरा पुलिस स्टेशन से आया था। वहाँ के थानेदार ने पंपलेट वाली महिला को अपने इलाके में देखा था, तो उसे अपने पुलिस स्टेशन में बैठाकर अपनी निगरानी में रखा था और उधर उस महिला के परिजनों से संपर्क करने के उद्देश्य से इसने फ़ोन लगाया था। थानेदार, वह महिला जो गुमशुदा थी, जिसका पंपलेट आप लोगों ने चस्पा किया था, वह अभी आगरा पुलिस स्टेशन में है। नीरज इस फ़ोन कॉल को सुनकर उछल पड़ता है और कहता है, जी सर, आप मेरी उनसे बात करवाइए। थानेदार, वह अभी किसी भी प्रकार से बोलने की स्थिति में नहीं है। वो बहुत ही घबराई हुई है और बहुत परेशान भी है। नीरज, सर, मेरी आपसे एक विनती है, क्या आप उस महिला की फ़ोटो मेरे नंबर पर भेज सकते हैं? दरअसल बात यह है कि हम लोग काफ़ी दूर पर रहते हैं। हमने वहाँ पहुँचने में हमें बहुत सारा समय लग जाएगा। इससे पहले भी हम 1-2 बार वहाँ आ चुके हैं और हमें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप मेरी भाभी का फ़ोटो खींच कर भेज दें। थानेदार साहब भलमानस था। उसने नीरज का नंबर सेव करके उस महिला की फ़ोटो खींचकर उसे भेजता है। उसकी फ़ोटो को देखकर नीरज अपनी भाभी को पहचान जाता है और उस थानेदार से कहता है, साहब ये मेरी ही भाभी है। हम लोग उसे लेने आ रहे हैं। हम लोग जब तक नहीं पहुँचते, आप उन्हें अपनी निगरानी में ही रखिएगा प्लीज़। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। थानेदार, ठीक है, आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क करते रहिए। नीरज, जी साहब, मैं अभी घर पर जाकर सभी को बताता हूँ और आने की तैयारी करता हूँ। उसके बाद नीरज अपने घर आता है और घर आकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाता है और अपने भैया सुभाष को भी ये खबर सुनाता है। पूरी बात बता देता है, जो बात नीरज और आगरा पुलिस स्टेशन के थानेदार ने उससे कही थी। फिर नीरज थानेदार के द्वारा भेजी गई सुमन भाभी की फ़ोटो सभी को दिखाता है। सुभाष फ़ोटो को देखता है तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वह अपनी पत्नी सुमन को पहचान जाता है। घर के सभी लोग मोबाइल पर आए हुए सुमन के फ़ोटो को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद सुभाष कहता है, नीरज, श्रवण को भी खबर कर दो। हम लोग आज के ही आज निकलेंगे सुमन को लेने के लिए। नीरज, जी भैया। उसके बाद नीरज अपने छोटे भाई श्रवण को फ़ोन लगाता है और सारी बात बताता है, तो श्रवण भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, भैया इस बार मैं भी चलूँगा। अब सुमन को लेने के लिए रोहन, सुभाष, नीरज और श्रवण और सुभाष की बहन संगीता सभी जाने को तैयार हो जाते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और खुशी-खुशी जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उधर सुमन को ये नहीं पता था कि मेरे घर वाले मुझे लेने आ रहे हैं। वह तो अपनी सुध-बुध भूला बैठी थी। उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं था। वह बस कुछ भी खा पी कर अपनी ज़िंदगी चला रही थी। सुभाष के घर वाले बहुत खुश थे। सभी लोग सुमन को लेने के लिए बस में सवार होकर निकल पड़े थे। बस से रायपुर पहुंचने के बाद वो लोग सभी ट्रेन में बैठते हैं और आगरा के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन अपने निर्धारित रास्ते से होती हुई 2 दिन के बाद इलाहाबाद पहुंचती है। उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद यूपी और आगे चलने के बाद आगरा स्टेशन पर रुकती है। इस तरह सुभाष के परिवार को अपने घर से निकले हुए 3 दिन हो चुके थे। वो लोग आगरा पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके थे। इसके बाद नीरज थानेदार से फ़ोन पर संपर्क करता है। थाने का पता पूछता है। थानेदार पता बताता है। इसी पते पर वो सभी लोग जाने के लिए ऑटो में सवार होते हैं। ऑटो में सवार होने के बाद ऑटो वाले को पुलिस स्टेशन का एड्रेस बताते हैं। वहाँ ऑटो वाला सभी को एक साथ बिठाकर पुलिस स्टेशन में पहुँचा देता है। सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। नीरज उस थानेदार को फ़ोन करता है और कहता है, साहब, हम लोग सभी पुलिस स्टेशन पहुँच गए हैं। आप अभी कहाँ हो? थानेदार, मैं अभी ड्यूटी में ही हूँ, लेकिन कहीं बाहर हूँ। आप लोग वहीं मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। नीरज, जी साहब। इसके बाद वो सभी लोग वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर पेड़ के नीचे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। सुमन से मिलने को इतनी खुशी थी कि वो लोग एक पल भी गँवाए बिना सीधा पुलिस स्टेशन में पहुँच गए थे। वो लोग कुछ खाए पिए भी नहीं थे, ना ही उन्होंने आराम किया था। थोड़ी देर के बाद थाने के सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर खड़ी होती है।
वहाँ से एक थानेदार उतरकर थाने के अंदर चला जाता है। नीरज और उसके परिवार वाले सभी बाहर से ही देख रहे थे, लेकिन वे उस थानेदार को नहीं पहचानते थे। थोड़ी देर बाद नीरज फिर से थानेदार को फ़ोन लगाता है और कहता है, साहब हम लोग आ गए हैं और यहीं पुलिस स्टेशन के बाहर है। आप आ गए हैं क्या? थानेदार, हाँ मैं आ गया हूँ। फिर वह बाहर निकल कर देखता है तो पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग देखकर समझ जाता है कि शायद ये वही लोग हैं जो कि महिला को लेने के लिए आए हुए हैं। फिर वह थानेदार नीरज को कॉल करके वह कहता है, आप लोग पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं ना? नीरज, हाँ हम लोग पेड़ के पास ही खड़े हुए हैं। सुभाष, नीरज और उसके सभी परिवार वाले आगरा पहुंच गए थे। वह पुलिस स्टेशन के सामने खड़े थे। फिर नीरज थानेदार से बात करता है। उसके बाद सभी लोग थाने के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर नीरज थानेदार को कहता है, सर आपने हमें फ़ोन करके बताया था और जिस महिला का फ़ोटो आपने मुझे भेजा था वह मेरी भाभी ही है और लगभग साल भर से अधिक समय हो गया है वह हमसे बिछड़ गई थी। थानेदार कुछ लिखते हुए नीरज को जवाब देता है, हाँ ठीक है। सुभाष बहुत ही उतावला हो रहा था। वह बीच में ही कहता है, साहब जल्दी से हमें सुमन से मिलवा दीजिए और बताइए कि वो कहाँ है। थानेदार, आप लोग बैठ जाइए, मैं अभी उससे आप लोगों को मिलवाता हूँ। वह हमारी निगरानी में ही है और उसका डॉक्टरी इलाज मुलाहिजा करवाया गया है। वह काफ़ी कमज़ोर हो गई है और किसी को भी पहचानती नहीं है और किसी की बात समझती भी नहीं है। सुभाष, हाँ साहब, उसे हिंदी बात करना नहीं आता, वह लोकल भाषा में ही बात करती है। थानेदार, हाँ हमने भी उसे कई बार पूछने की कोशिश की कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ की है, लेकिन वह हमें कुछ भी नहीं बता पाई। तब हमने दूसरी पुलिस स्टेशन में इस महिला के बारे में पूछताछ की, तब हमें इसके बारे में पूरी बात पता चली और मैंने आप लोगों को कॉल किया। श्रवण, साहब हमें अपनी भाभी से जल्दी से मिलवा दीजिए, हमें उनको देखने के लिए तरस गए हैं हम। मेरी भाभी किस हाल में है, हम पल पल साल भर हमने कैसे गुजारे हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। तब थानेदार सबको बैठने का इशारा करता है और उसके बाद वह महिला कांस्टेबल से कहता है कि जाकर वह उसे लेकर आए। तब वह महिला कांस्टेबल किसी को फ़ोन पर बात करती है और उस महिला को लेकर आने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आती है और एक औरत को वहाँ पर उतारा जाता है, जो धीरे धीरे चलती हुई पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होती है। उसे देखकर सुभाष तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास पहुँचता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सुमन तू कहाँ चली गई थी? तब सुमन सुभाष की ओर देखती है और उसे देखती ही रह जाती है। इसके बाद वह आगे बढ़ जाती है और उसके साथ दो महिला कांस्टेबल भी थी जो उसे पकड़ कर ले जा रही थी। वो लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं और ले जाकर कुर्सी पर बैठा देते हैं। सुभाष परेशान हो जाता है और फिर से वो सुमन के पास जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे पीछे सुभाष की बहन संगीता भी जाती है। सुभाष, सुमन, ए सुमन, देख मैं सुभाष तेरा पति, मैं तुझे लेने आया हूँ। चल घर चल, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सुमन को वह बोली जानी पहचानी सी लगी। तब वह अपना सिर उठाकर सामने देखती है। सुभाष को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सुभाष को पहचान गई थी। फिर सुभाष उसके पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सुमन सुभाष की तरफ ही देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद संगीता भी अपनी सुमन भाभी के पास बैठ जाती है और कहती है, भाभी तुम कहाँ चली गई थी? हम लोग आपको कितना ढूंढ रहे थे। सुभाष के साथ सभी आए हुए लोग सुमन के पास जाते हैं और उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमन किसी को भी पहचान नहीं रही थी। पहचानने की कोशिश कर रही थी। वह सब उनको पहचान जाती हैं, लेकिन नीरज श्रवण को नहीं पहचान रही थी। तब उसका बेटा रोहन कहता है, माँ मैं रोहन आपका बेटा। तब वह अपने बेटे को एकटक देखती जाती है और कुछ कहती नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुमन के पास सभी लोग जाकर उससे बातें कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे
सुमन सबके चेहरों को देख रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी। वह सुभाष को पहचान जाती है और बाकी लोगों को पहचानने की कोशिश ज़रूर कर रही थी, लेकिन जल्दी से पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि जब वो अपने परिवार से बिछड़ी थी, तब ना उसके पास पैसे थे, ना फ़ोन था। उसके साथ कई प्रकार की परेशानियाँ थी, इस वजह से उसके दिमाग में गहरा सदमा लगा था। फिर भी वह अपने परिवार को देखकर मुस्कुरा रही थी और खुश थी। तभी थानेदार सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सुभाष और नीरज को बुलाता है। तब संगीता सुमन के पास बैठ जाती है और उससे बातें करती है। बाकी लोग थानेदार के पास आते हैं। थानेदार उन लोगों से सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवाता है और सुमन को उनके साथ ले जाने के लिए परमिशन देता है। साथ ही वह बाकी स्टेशनों में भी खबर करवा देता है कि जो महिला साल भर से गुमशुदा थी वह मिल गई है, और उसके जीतने जगह भी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसे रद्द करवा देता है। लगभग 2-3 घंटे की कार्यवाही के पश्चात वो लोग थानेदार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सुमन को लेकर वापस आने के लिए तैयार होते हैं। सब लोग थाने से बाहर निकल रहे थे, तब सुमन थानेदार के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह अपने मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह थानेदार को धन्यवाद दे रही है। उसने उसके परिवार से उसको मिला दिया। थानेदार भी समझ जाता है और कहता है, जाइए बहन जी, अपने परिवार के लोगों के साथ जाइए। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके परिवार वाले आपको लेने आए हैं। उसके बाद सभी लोग सुमन को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और फिर एक लॉज में जाकर रुकते हैं। उसके बाद नीरज और संगीता पास ही की दुकान में जाकर सुमन के लिए साड़ी खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उसने जो साड़ी पहनी हुई थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और जगह जगह से फट भी गई थी। उसके बाद लॉज में जाकर सुमन नहा धोकर तैयार होती है। सभी लोग वहाँ पर फ्रेश होते हैं और खाना वाना खाते हैं। उसके बाद रात की ट्रेन से फिर वापस अपने घर आने के लिए तैयारी करते हैं। वापसी में सुमन सुभाष का हाथ पकड़ के चल रही थी और सुभाष के साथ ही बैठी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं कहीं फिर से उसके साथ कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। सुभाष भी समझ रहा था। उसने भी सुमन के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। सुभाष उसके चेहरे को देखता और नोटिस करता कि सुमन पहले से बिल्कुल अलग दिख रही है, लेकिन वह उससे उस समय ज़्यादा पूछताछ नहीं करता है। फिर सभी लोग खाना खाने के बाद ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद सुमन सुभाष का हाथ पकड़ते हुए ही बैठी थी और वह बैठे बैठे ही आंखें बंद कर लेती है और उसे नींद आ जाती है। इसके बाद सुभाष उसे अच्छे से लिटा देता है और एक चादर उड़ा देता है। सुमन सुकून की नींद सो रही थी। इधर नीरज ने घर पर सभी को खबर कर दी थी कि वो लोग वापस आ रहे हैं, 2 दिन के बाद पहुंच जाएंगे। सुभाष के घर में और आस पड़ोस के पड़ोसियों, रिश्तेदारों और गांव में भी खुशी का माहौल बना हुआ था। सभी लोग बहुत खुश थे और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे थे कि सुमन वापस आ रही है। सुमन ट्रेन में सोई हुई थी। सभी लोग ट्रेन में बैठ गए थे। ट्रेन चल रही थी। रास्ते में सभी बातें कर रहे थे और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहे थे। इसी बीच सुमन की नींद खुलती है और वह भी उठकर बैठ जाती है। वह सिर्फ सुभाष को ही पहचान रही थी और संगीता को भी पहचान रही थी, लेकिन नीरज को नहीं पहचान पा रही थी और अपने बेटे को भी अच्छे से नहीं पहचान पा रही थी। तभी श्रवण कहता है, भाभी मैं कौन हूँ, मुझे पहचाने कि नहीं? सुमन धीरे से कहती है, तुम मेरे छोटे देवर हो शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। श्रवण, तुम सही बोले भाभी, मैं तुम्हारा छोटा देवर श्रवण हूँ। नीरज, मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पहचान रही हैं आप? सुमन नीरज को नहीं पहचान पा रही थी। नीरज उसे अपनी पहचान बताता है और कहता है, मैं तुम्हारा देवर नीरज हूँ। नीरज के मुंह से यह सुनने के बाद सुमन नीरज के चेहरे को ध्यान से देखने लगती है, लेकिन कोई उत्तर नहीं देती। तब सुभाष कहता है, अभी वो थोड़ी परेशान भी है, सभी लोगों के बीच में घर में मिलेगी तो फिर धीरे धीरे सबको पहचान लेगी। श्रवण, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। रात अधिक हो रही थी। उसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। सुबह ट्रेन के एक स्टेशन में रुकने पर सबकी नींद खुलती है।
सभी लोग उठ जाते हैं और फ्रेश होने लगते हैं। तब तक श्रवण जाकर स्टेशन से चाय और नाश्ता लेकर आ गया था। फिर सभी नाश्ता करते हैं। सुमन भी चाय पी रही थी। सुमन के साथ संगीता भी बैठी हुई थी। संगीता एक पल के लिए भी अपनी सुमन भाभी के साथ नहीं छोड़ रही थी। नाश्ता करने के बाद सभी लोग ट्रेन में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन सुमन चुपचाप थी। वह इधर-उधर बाहर की ओर देख रही थी। उसके मन में सुकून भी था और अपनों से मिलने की खुशी भी थी, लेकिन वह अपनी खुशी व्यक्त भी नहीं कर पा रही थी और उसके मन में डर अभी भी बैठा हुआ था। सभी लोग उसकी हालत को समझ रहे थे, इसलिए उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। सुभाष बार-बार सुमन के चेहरे को देख रहा था। उसे सुमन का चेहरा काफ़ी बदला हुआ लग रहा था। सुमन पहले से काफ़ी अलग नज़र आ रही थी। सुमन नाक में सोने की नथ पहनी हुई थी, वह भी अभी दिखाई नहीं दे रही थी। सुमन के पैरों के पायल भी नहीं थे। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, ट्रेन में हम लोगों से बिछड़ने के बाद तुमने क्या किया? सुमन धीरे-धीरे बताती है, मैं उस दिन मंजन कर रही थी। उधर से बहुत सारे लोग चढ़ रहे थे, तो मैं दूसरी तरफ उतर गई। उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। मैं ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ रही थी, लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई। इतना कहकर सुमन सिसकने लगती है। तब संगीता उससे कहती है, मत रो भाभी, जो हो गया वो हो गया। अब तो हम लोग आपके साथ हैं ना? सुमन, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा परिवार मुझसे मिल गया। अब मैं चैन की नींद सोऊंगी। नीरज, हाँ भाभी, अब डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग सभी आपके साथ हैं। सुमन, मेरे पास एक रुपया भी नहीं था और मेरे पास किसी का फ़ोन नंबर भी नहीं था। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आने जाने वाले सभी मुझे पूछ रहे थे कि क्या हुआ। मैं बता रही थी, लेकिन वो लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे थे। सुमन सभी को अपनी आप बीती सुना रही थी। वह सबसे बिछड़ने वाली बात सभी को बता रही थी। सुमन बता रही थी कि वह रो रो कर थक गई थी। उसके बाद वह उसी प्लेटफॉर्म पर रात बिताती है और मन ही मन संकल्प कर लेती है कि वह वापस ट्रेन में बैठकर अपने घर चली जाएगी। लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि कौन सी ट्रेन किधर जाती है और उसके पास पैसे भी तो नहीं थे। फिर वह अपने नाक के सोने की नथ को निकाल कर बेच देती है, जिससे उसके पास पैसे आ जाते हैं। उसी पैसे से वह अपने लिए कुछ खरीद कर खाती है और वह ट्रेन में चढ़ जाती है। लेकिन वह ट्रेन वापस रायपुर की ओर आने वाली नहीं थी। वह इलाहाबाद की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वह ट्रेन उल्टी दिशा में जा रही है। वह फिर से इलाहाबाद पहुंच गई थी, लेकिन वह जगह को पहचान नहीं पा रही थी। वह उतर जाती है और फिर से दूसरे ट्रेन में बैठकर आगे निकल जाती है। ऐसे ही वह घूम रही थी और समय बीत रहा था। धीरे-धीरे उसे ये एहसास होता जा रहा था कि वह शायद अपने घर वालों से कभी नहीं मिल पाएगी। यह सोच-सोच कर उसे सदमा जैसा हो गया था और वह अपने आपे में नहीं थी। वह अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। कभी कोई भिखारी समझकर उसे कुछ खाना दे देता था। जब प्लेटफ़ॉर्म पर रहती तो कोई फल दे देता, कोई खाना दे देता। कभी किसी प्लेटफ़ॉर्म पर उतरकर गाँव के अंदर चली जाती थी। बच्चे उसे तंग करते तो वह डंडा लेकर सबके पीछे दौड़ती थी, तो सभी लोग उसे पागल समझते थे। ज़रूरत पड़ने पर वह अपने पायल भी बेच देती है और अपने हाथ में पहने हुए चांदी के कड़ों को भी बेच देती है और एक साड़ी खरीद लेती है। क्योंकि उसके पास कपड़े भी नहीं थे। वह हमेशा चलती ही रहती है। कभी वह प्लेटफ़ॉर्म पर ही समय बिताती है, कभी गाँव के अंदर चली जाती है, फिर से वापस प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाती है और ट्रेन में चढ़ जाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। ऐसे ही करते हुए वह आगरा पहुँच गई। सुमन अपनी आप बीती सबको सुना रही है और सभी लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। सबका दिल भरा जा रहा था कि कितने अजीब परिस्थितियों में सुमन गुजर कर वापस हमें मिली है। उसके दिल पर, दिमाग पर उस समय क्या बीत रही थी, यह अंदाज़ा लगाना सभी के लिए थोड़ा कठिन था। फिर भी सब उसकी मनस्थिति समझ रहे थे। 3 दिन के लंबे सफ़र के बाद सभी लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। इधर घर वालों ने, श्रवण की पत्नी और नीरज की पत्नी ने मिलकर सुमन के स्वागत की तैयारियां करके रखी थी।
उन लोगों ने अपने सभी रिश्तेदारों को बुला लिया था। जब सुमन अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचती है, तब उसकी दोनों देवरानियां उसकी आरती उतारकर उसे घर के अंदर गृह प्रवेश करवाती हैं और उसके पैर छूती हैं। सुमन उन दोनों को देखती रहती है और पहचानने की कोशिश करती है। पहचान भी रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से वह कह नहीं पा रही थी कि ये कौन है। फिर उसकी दोनों देवरानियां हाथ पकड़कर उसे ले जाती हैं और उसे बिठा देती हैं और सभी लोग भी बैठ जाते हैं। नीरज की पत्नी सभी के लिए पानी लेकर आती है। श्रवण की पत्नी सभी के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में सभी लोगों के लिए चाय बना कर लेकर आती है। तब तक सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक नई दुल्हन आकर सुमन के पैर छू लेती है। सुमन उसे आशीर्वाद देती है। तब सुभाष कहता है, सुमन, यह तुम्हारी बहू है, हमारे रोहन की दुल्हनिया। तब सुमन रोहन और उसकी पत्नी को एक साथ देखती है और दोनों को आशीर्वाद देती है और सुभाष से कहती है, तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरे बेटे के लिए बहू भी ले आए। सुभाष, बेटी के लिए रिश्ता आ रहा था, बेटी की भी शादी कर दी है और बहू भी आ गई है। तभी सुमन के बेटी और दामाद भी आकर सुमन के पैर छूते हैं। सुमन अपनी बेटी को पहचान जाती है और उसे गले से लगा लेती है। सुमन की बेटी गले लगकर बहुत रोती है। अपनी माँ से कहती है, तुम कहाँ चली गई थी माँ? हम लोग आपके लिए कितना परेशान थे। चाय पीने के बाद सभी लोग फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। इधर सुमन भी नहा लेती है। सुमन की बेटी और सुमन की दोनों देवरानियों ने मिलकर सभी के लिए खाना बना लिया था। नहाने के बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। सुमन भी साथ में खाना खा रही थी। आज नीरज की पत्नी ने सुमन की पसंद का खाना खास ख्याल रखकर बनाया था और उसके पसंद की सब्जी भी बनाई थी। सुमन इतने दिनों बाद अपने घर का खाना खाकर तृप्त हो रही थी। खाना खाने के बाद सभी लोग फिर से सुमन को घेर कर बैठ जाते हैं और उससे बातें करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नीरज कहता है, हम भाभी बहुत थक गए हैं। हम सभी लोग 3 दिन के सफ़र से वापस आए हैं। अभी हमें आराम भी करना है। फिर वह सभी लोग अपने अपने घर कमरे में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। दूसरे दिन सुभाष के घर में सुमन के आने की खुशी में सुभाष ने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई थी और पूजा के पश्चात अपने रिश्तेदारों, परिवार वालों और पड़ोसियों सभी के लिए खाना खाने का न्योता भी दे दिया था। घर में सभी लोग आ रहे थे और सुमन का हाल चाल पूछ रहे थे और उससे पैर छूकर उसका आशीर्वाद ले रहे थे। सभी लोगों के बीच बैठकर सुभाष कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जब सुमन शादी करके आई तब वह बहुत कम उम्र की थी। वह बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन यह मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे समय के हिसाब से ढालूं। उसे थोड़ा सा पढ़ना लिखना, किताबी ज्ञान, फ़ोन चलाना इत्यादि सिखाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अपने घर की हर महिलाओं को ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए हमको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग अभी भी शिक्षित नहीं हैं, वो कम से कम हम अपने घर में पढ़कर अक्षर ज्ञान उन्हें दे ही सकते हैं, ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सके। सुभाष की बात को ध्यान से सभी लोग सुन रहे थे और कहते हैं, भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो। घर की औरतों को भी हमें पढ़ाना लिखाना सिखाना चाहिए और मोबाइल चलाना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना और ज़माने के हिसाब से हमें चलना ही पड़ेगा। तभी तो विषम परिस्थितियों में घिर जाने पर हम अपनी स्वयं रक्षा कर सकेंगे। सुभाष की बातों को सभी लोग समझ जाते हैं और सभी लोग इस हादसे से यह शिक्षा लेते हैं कि घर की लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षित करना कितना ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर इस प्रकार की गलतियां ना दोहराई जाएं। सभी मेहमानों को खाना खिलाने के बाद सभी मेहमान सुमन को कुछ ना कुछ उपहार दे रहे थे और उससे आशीर्वाद ले रहे थे। सुभाष और उसके परिवार वाले सभी खुश थे। सुमन भी धीरे धीरे सभी को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इतना तो समझ गई थी कि यह उसका अपना परिवार ही है और वह भगवान को लाख लाख धन्यवाद दे रही थी
कि उसने उसे उसके परिवार से मिला दिया। तो दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।